बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त तमाम तर जो पाकिस्तान में सियासी मसाइल हैं, इनका कहीं ना कहीं जाकर आइन के साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, या यही कहा जा रहा है कि पार्लियामान के तमाम रास्ते जो हैं वो आइन के रास्ते से होकर या कोर्ट के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ आज सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अरसे से ये लीगल सर्विसेज और लीगल कम्युनिटी में इन्होंने अपना नाम बनाया है। लेकिन हालिया हमने देखा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और उससे पहले और उसके बाद के जितने मराहल हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों में आगाही में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। जितनी भी लीगल टर्मिनोलॉजी है, आईनी जितने भी शिके हैं, जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो शायद समझना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अजहर साहब जो हैं और इन जैसे जो वकील हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं इस मुल्क और इस कौम की खिदमत के लिए, ये यकीनन सराहने वाली बात है। अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम और एक मरतबा फिर से फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम फायदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप याद होगा जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से प्रोग्राम किया था, बाकियों ने तो बाद में की थी। वो ब्रेकिंग तो आप में था, सारा कुछ जो आगे होना था हम डिस्कस कर चुके थे उसमें। जी अजहर साहब, और वो जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से तमाम तर तफसील आपने बनाई थी, हमारे नाजरीन ने फोकस विद फायजा में देखा होगा। इस वक्त अजहर साहब ये बताइएगा कि देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब मतलब 2 माह में पंजाब के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर बने, जिनमें से 2 मरतबा तो हमजा शहबाज। अब वो आईनी तरीके से नहीं बने, फिर दोबारा से इलेक्शन हुआ, फिर वो मान नहीं रहे। अब हम देख रहे हैं हमारे पास पंजाब में एक वजीर आला है, और यहाँ तक कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने भी कहा, ऑर्डर उनको जारी करना पड़ा कि परवेज इलाही साहब जो हैं 186 वोट मिले और स्पीकर की रूलिंग गलत थी, वो वजीर आला हैं। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप को मुतनाज़ बनाया जा रहा है पीडीएम की तरफ से। इसकी क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया फायजा। बुनियादी तौर पर इस वक्त ये है कि पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो अपना एक इक़्तिदार किसी ना किसी शक्ल में बरकरार रखना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने इदारों से बाकायदा लड़ाई का प्लान क्या मैं कहूँ, वो शुरू कर ली उन्होंने। वो अदालतों के साथ भी है और मुख्तलिफ इदारों के साथ भी है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। यानी अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मामला लेकर चलें इस्लामाबाद कौमी असम्बली से, तो वो मामला पंजाब असम्बली तक भी पहुंचा। पंजाब असम्बली में भी लिटिगेशन चली, कोई 30 से ज्यादा मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें थी, जिसमें तकरीबन हर दरखास्त में मैं पेश हुआ। अभी गर्द जमी नहीं है। अभी रिसेंटली स्पीकर का इलेक्शन भी चैलेंज हो गया है। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 69 बड़ा अहम है कि कौन के असेंबली में होने वाली जितनी भी प्रोसीडिंग है वो आला अदालतों में चैलेंज नहीं की जा सकती। और हमने इसमें देखा कि बिल्कुल यहाँ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात आई कि अदालत ने डिविएट किया इस बात को और प्रिंसिपल ले डाउन किए, जो कि प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी की बात है, तो इसलिए अदालतें जा सकती हैं, इंटरफेरेंस कर सकती हैं। साथ साथ ही आपने आर्टिकल 63 के हवाले से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आया और पिटीशन भी आई, और उसमें भी तय कर दिया कि पार्लिमानी पार्टी, यानी ये क्लियर कर दूं, पार्लिमानी पार्टी वो होगी, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगर कौमी असेंबली के बाहर हैं, इस वक्त एमएनए नहीं है, तो वो उनका रोल किसी तरह से भी नहीं होगा पार्लियामेंट के मामलात में। और इसीलिए आर्टिकल 63 में पार्लियामानी पार्टी का जिक्र किया गया। पार्लियामेंट में जितने एमपीए या एमएनए होंगे वो पार्लियामानी पार्टी कहलाएगा, और उसको इख्तियार दिया है कि पूरा इस सारे मामले को हैंडल किया जा सके। तो ये सारी चीजें कल्मिनेट होके ना एक तरफ आ रही हैं कि अदालतों में आकर बोझ डाला जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि जो उनकी मर्जी का फैसला हो जाए वो ठीक है, जो ना हो सके वो ठीक नहीं है। 3-4 जो मामला अदालतों के सामने बड़े अहम आए, सबसे पहला आया स्पीकर की रूलिंग को रद्द करने के हवाले से। डेप्टी स्पीकर को वो सेटिसाइड हो गया, असेंबलियां टूटी गई थी, असेंबलियां सारी बहाल करके। अब आगे छुट्टियों के मामले में आकर कई चीजें अदालतों में आई हैं, वो भी आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। फिर वहां से रुक के पंजाब की तरफ रुख हुआ। पंजाब में सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्शन नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पंजाब का इशू है, आप लाहौर हाई कोर्ट जाए। लाहौर हाई कोर्ट आए, लाहौर हाई कोर्ट से फैसला कराया, एक डेट रख दी गई, और उस डेट में डिप्टी स्पीकर ने बाकायदा जो है इजलास की सदारत की। लेकिन हर एक को पता है वहां पुलिस बुलाई गई, गुंडागर्दी की गई, इसके बारे में मुख्तलिफ दरखास्तें उनके खिलाफ आई।
और अल्टीमेटली जो मामला जो है ना वो 16 तारीख को हो गया। 16 तारीख को शहबाज शरीफ को वजीर आला का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उस नोटिफिकेशन को जिला तब नहीं था जब हलफ ले ये बगैर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऑफिस में आ नहीं सकते हैं। तो वहां तक जाना हुआ, वहां उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की। और अल्टीमेटली जो बात है अब वो आ चुकी है दूसरे राउंड के अंदर, कि वो मामला आया लार्जर बेंच के सामने। मामला फिर इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों में आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 4 बड़ा क्लियर है कि मेजॉरिटी की बात है, और इसीलिए मैंने आर्टिकल 55 का भी जिक्र करता हूँ। फिर मैं आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 में बात है मेजॉरिटी की। अब पार्लियामानी पार्टी जैसे काफली के 10 सीटें हैं, 10 के 10 फैसला कर लेते हैं कि अपने वोट जो है ना चौधरी परवेज लाई को जाना है। पार्टी लीडर कहता है नहीं, वोट आपने पीएमएल अंकल जाना है। अब पार्टी लीडर की ये हैसियत तो नहीं है कि वो डायरेक्शन दे, पहले फैसला करना पार्लियामानी पार्टी ने फैसला कर दिया, और उस फैसले के मुताबिक जो है इस वक्त फोरम जो है वो यानी सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उन चीजों को अगर सामने रख कर देखें तो जो पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी वो एनफोर्स होगा। और काफ लीग में पार्लियामानी पार्टी डोमिनेट कर गई और चौधरी परवेज लाई को बैकफुट पे जाना पड़ा। जी अजीज साहब, आपने जो जिक्र किया, मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था, आपने जो तफसील भी भेजी थी इसमें, इनमें भी हम देख रहे थे कि ये जो तमाम तर जो आर्टिकल्स की आप जिक्र करें, अगेन मेरे ख्याल से आर्टिकल्स याद हो जाएंगे अवाम को। आर्टिकल 55 का जिसमें मेजोरिटी का जिक्र है, आर्टिकल 130 का आपने जिक्र किया। ये बताइएगा कि ये पीटीआई के हवाले से जो इस्तीफे जो सामने आए, और उनमें से हालिया जो सिर्फ 11 इस्तीफों को जो है वो मंजूर किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साथ में स्क्रीन पे हम अपने नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। ये जो पीटीआई के अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी है, इनकी जो हैसियत है, इसके बारे में आइन कहाँ पर खड़ा है? अच्छा देखिए, यहाँ यहाँ एक बड़ा जबरदस्त सवाल है कि पार्लियामानी पार्टी ही की अहमियत है। यानी यहाँ चौधरी शुजात हुसैन ने डायरेक्शन दी कि आपने वोट देना है हमजा शरीफ को, लेकिन पार्लियामानी पार्टी अपना इजलास बुलाती है और फैसला करती है कि वोट देना है चौधरी परवेज लाई को। तो जो पार्लियामानी पार्टी में वो जो फैसला होगा उसके पाबंदों के पार्टी की लीडरशिप के नहीं, पार्टी लीडरशिप बाकी सारे इख्तियार है, लेकिन 3 इख्तियार जो है वो आईनी तौर पर उससे छीन लिए गए हैं। सबसे पहला इख्तियार जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन पे चलना है। और मनी बिल जो है बजट पेश करने के हवाले से ये भी पार्लियामेंट के पास रास्ता मौजूद है, और वो इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता वो एक अलग इशू है। इसी के साथ जो एक बात जो जुड़ी हुई है कि 25 लोग जो डिफेक्ट कर गए वो नाअहल हुए, उनमें 7 जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटों पे हैं। तो 7 पे ये रोकने की इसलिए कर रहे थे कि रिजर्व सीटों पे कोई आना जाए, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, आजाद इसलिए दूर किए वो जो आपकी पिटीशन है वो पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड कराएं। आप लोगों का केस बहुत जबरदस्त है, और अदालत भी ये चाहती है कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और वो इस बात में काफी हद तक कामयाब है और इन मामला को कंट्रोल करने में। जी, अदालत की तरफ से तो हम जो फैसले देख रहे हैं, इनमें जो पॉलिटिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल, मैं चाहूंगी कि अगर आप थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दें, फिर मैं वापस आऊंगी आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि पॉलिटिकली जो हम देख रहे हैं, जो बयानिया आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की, आला अदलिया के, हमारी जो मोतबर मुअज़्ज़ज़ हमारी अदालतें हैं, और न सिर्फ अदालतें बल्कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मतलब डायरेक्टली उनके बारे में जो है हम देख रहे हैं, पीडीएम वाले, इनके जो लीडर्स हैं, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या पहले हमने देखा चौधरी इफ्तिखार हुसैन की भी जो लॉयर्स मूवमेंट चली, आप उसमें भी आपने एक कलीदी किरदार अदा किया। क्या पहले कभी इस तरीके से अदलिया को लेकर, कभी इस तरीके के ताबड़तोड़ हमले आपने देखे हैं या सुने हैं पाकिस्तान में? देखिए, इस तरह की बातें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ऑल्दो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, डिप्टी स्पीकर का मामला आ जाना, जहां हमारी कोर्टों को मिलाइन करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना एजेंडा लेकर चल रही हैं और वो एनफोर्स कराना चाहती हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। आपके वोट की पावर है, उस वोट से आपने तकदीर बदलनी है। ये नहीं है कि पसंद और नापसंद से आकर रह जाए। जहां जितने भी बाहर के ममालिक का जिक्र हुआ है, आपने अगर जाना है तो वो उनका कानून उसके मुताबिक काम करेगा, और कोई इस तरह मादर पितर आजादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कि वोट देखिए अमानत है पार्टी की, वोट पार्टी के नाम पर आपको वोट मिले हैं, ठीक है। आप कई जगह प्राइवेटली आपकी पोजीशन बेहतर होगी, लेकिन यहाँ बड़ी वजाहत के साथ चीज है कि आप पार्टी लीडर के पाबंद हैं, और उन्होंने बैठकर सारा सॉरी पार्लियामेंट के अंदर
बैठकर उन्होंने फैसला करना है। अगर कोई इनफरादी तौर पर ऐसा कोई काम करता है, कोई मिलने की कोशिश करता है, तो डेट वुड बी डेफिनेटली सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, और उनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया जाए। अजहर साहब, ये बताएगा कि इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सदारती रेफरेंस, अगेन बहुत सारी चीजें बयानबाजी में है, बहुत सारी चीजें स्टेटमेंट्स हैं, आपके ख्याल में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सदारती रेफरेंस है, सदारती रेफरेंसेस हम देख रहे हैं कि बार बार इसका तस्करा हो रहा है, ये किस हद तक क्या कामयाब हो सकता है? क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा, अपना फायजा, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हुआ है कि यहाँ एक डायरेक्शन सेट करना बड़ी जरूरी है। इमरान खान साहब ने एटलीस्ट स्टेट्समैन के तौर पर लाकर कौम को इकट्ठा करने के लिए, बाकी पार्टियां अपनी सियासी निजाम को लेकर चल रही हैं। ये बड़ा अहम सवाल में, आप पंजाब में तो हुकूमत आ गई, स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज भी हो गया, अच्छा आप चैलेंज कर भी दें, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट का जिक्र करके आप उसको आर्टिकल 69 को सामने रखे, ये चैलेंज नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपना यूसुफ गिलानी का केस था, फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील भी हुई, और वहां जस्टिस अतर मिलना साहब ने कहा कि ये सारा पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर, ये जो कि आर्टिकल 69 ने रोका है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, आपके पास इख्तियार है, अगर मेजोरिटी है जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, अगर कोई ऐसी बात है तो ये तरीकाकार बनाए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए ये नहीं देखा जा रहा कि मुल्क का क्या हाल हो रहा है। और इस वक्त बहुत हम ऐसे दौराए पे आ गए हैं, इकोनॉमी हमारी चले जिस ट्रैक पे भी चढ़ रही है, लेकिन एक टाइम लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि नेशनल असेंबलियां डिसॉल्व करें, तो वो इतना आसान का मुझे नजर नहीं आता है। लोग क्यों नजर नहीं आता मुझे, कि इमरान खान साहब तो इस्तीफे दे के बाहर आ गए, उनमें से 11 लोग चुने अपना स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उन्होंने उनका रेफरेंस भेज दिया, और वो अपना 11 के 11 का इस्तीफा, बाकी किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। और ये 11 क्या किया, ये चाल क्या है इनकी पीडीएम वालों की, ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़े, जैसे ये इलेक्शन, सॉरी, मिसाल के तौर पर ये चाह ये रहे हैं कि हुकूमत को अगर गिराना है तो दो तरीके हैं, नो कॉन्फिडेंस या सदर पाकिस्तान के एतमाद का वोट लेने के लिए। सदर पाकिस्तान अगर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं 172 वोट चाहिए, अगर आपके पास पूरे नहीं है तो आप फारग है, और असेंबलियां भी डिसॉल्व हो सकती हैं। अगर फर्ज करें आप नो कॉन्फिडेंस मूव लाना चाहते हैं, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के जुबान से निकल की बात, और उन्होंने 11 इस्तीफे, एक तो कम मार्जिन के और एक उनको फायदा देने के लिए वो मंजूर कर लिए। अब 11 ये इस्तीफे मंजूर होने से पीटीआई की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। वो इसलिए कमजोर हो जाएगी कि कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाना है, आप तो इस्तीफे दे बैठे हैं, चले फर्ज करें आप फैसला करते हैं कि इस्तीफे नहीं दिए, आप उस चीज को आगे लेकर चलते हैं, तो उन लोगों ने वोट तो डालना है ना, यानी वो जब वोट डालेंगे और तो वो पार्टी को वोट जाना है। अब क्या होगा यहाँ पर, 11 ये काम हो गए, फर्ज करें आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, कुछ आपने बीएनपी तोड़ लिया, बाप तोड़ लिया आपने, चले मुस्लिम लीग काफ के लोग तोड़ लिए, तो वो 9 से 10 के करीब बनते हैं, तो 11 तो ऑलरेडी इनके माइनस कर दिए, और नंबर्स ये पूरे नहीं। पार्लियामानी पार्टी कराएगी। ये यानी ये भी एक लम्हा फिक्री है, राजा रियाज जो है वो पार्लियामानी पार्टी को हेड करेंगे या नूर आलम, अच्छा वो क्यों, पार्लियामानी पार्टी डिफाइन कर दी है। इट इज नॉट अ वोट ऑफ अ प्रेसिडेंट, इट इज अ डायरेक्शन बाय दी पार्लियामानी पार्टी। तो पार्लियामानी पार्टी जो इस वक्त है वो राजा रियाज और उनके हवारी छाए हुए हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और अपोजिशन लीडर का आपने अगर हक ना लिया तो आपको बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो चुके हैं, चेयरमैन नैब की तैनाती उन्होंने मिल मिलाकर कर ली, और इसी तरह किसी गवर्नमेंट के हवाले से मामला जाना तो उन्होंने मिल मिलाकर सारे काम कर लिया, आप लोगों ने नॉलेज तो लाया नहीं। यानी इसको इतनी प्लानिंग के साथ लेकर चल सकते हैं कि कल अगर एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, फर्ज करें उनके लोग आपने आपने अपने साथ मिला लिए, तो प्रेसिडेंट आके कहेगा जनाब मैं सपोर्ट करता हूँ, और वो जो कि अपना पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी उसकी है, तो वो डोमिनेट करेगा। अगर इमरान खान साहब, आगे एक और अहम इशू है मेंबर इलेक्शन का, अगर आप इलेक्शन कमीशन नया चाहते हैं, तो अगर आप निकालना चाहते हैं, निकाल के जब नया लगाएंगे ना, तो नए में अपोजिशन लीडर का बड़ा रोल है, ये आइन कहता है। इसी तरह बाई इलेक्शन अगर होते हैं, अगर ये अनाउंस करते हैं, तो केयर टेकर सेटअप उनकी मर्जी से आना है, तो आपकी तो से ही कोई नहीं होगी। इसका तरीका मैं 12 बता चुका हूं कि आप क्या करें, आप 30 के करीब एमपी एमएनए आपके असेंबली में जाएं, और जाकर के इसको अपोजिशन लीडर हटाएं, और अपोजिशन बेंच आप संभालें, और आप बड़ी आसानी से ये मामला लेकर
वो चल सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी सोचना है कि ऐसा तरीका कार अपनाएं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूट जाए। मगर इस तरह के जिस तरह ये हालात बताए जा रहे हैं, इससे एवरी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अजहर साहब, मैं दोबारा से इस्तीफों की तरफ इसलिए आऊंगी क्योंकि एक जहन में एक जो वो मुबहिम एक कंफ्यूजन जो है वो इससे क्रिएट जरूर हो रही है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हमने 11 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं या इनको मंजूर कर लिया, तो पीटीआई की तरफ से बहुत सारे बयानात आए कि ये तो पहले ही हो चुके थे और ये आप क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीटीआई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बात कर रही है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर वो कौन से मेंबरान को जो है वो गिनती में रखकर जो वो समझ रही है कि उनके पास मेजोरिटी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 172 तो चाहिए। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल जो भी आपने किया, ये मैं इस पर बहुत मेरे ख्याल से कंफ्यूजन मच रही है कि राजा रियाज साहब की जो बात करें हैं वो ऑपोजिशन के, लेकिन बात वो प्रोपोजिशन की या गवर्नमेंट के हवाले से कर रहे हैं। तो क्या इस पर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना ले, मतलब पार्लियामान में हमारी जो तमाम तर इखलाकियात हैं सियासी जो हैं, क्या वो दफन हो चुकी हैं मतलब? फायदा देखिए, पार्लियामानी रवायात तो आपको सामने रखना है। पार्लियामानी रवायात जमहूरियत यानी डिक्टेटरशिप नहीं होती है। और जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप की एक वर्स फॉर्म है। इसका हल क्या निकाला कि आपसे बात हो रही है तो बाकायदा ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्ड होकर आप किसी वक्त भी टीवी पे चला सकते हैं। और ये इसलिए रखे गए हैं कि इस तरह की बातें अमूमन हो रही हैं। और अब वेटरों पे छोड़ा नहीं जा सकता सारे मामले को। जब आप इन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर बाद में आना है तो आपको 172 पूरे करने हैं। आप तो कह रहे हैं असेंबलियां में इस्तीफे दे दिए, जब तक वो आपका इस्तीफे मंजूर नहीं होते, आप मेंबर स्टिल है। लेकिन 11 के तो मंजूर कर लिए, और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पे कुछ करती है या नहीं करती, तो वो आप अंदाजा आप लोगों को हो जाएगा। लेकिन ये मसाइल बहुत बन चुके हैं ये गवर्नमेंट के लिए इतना है, और ये गवर्नमेंट बड़ा हार्ड टाइम देना पड़ेगा इसको, और इसको भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिलना है। जगह जितनी भी है वो ये सारी चीजें इकट्ठी करके अगर आप देख लें, तो मुझे तो नहीं रास्ता नजर आता कि वो ठीक है जुगनू आप पाल लेंगे, आपको एक एक दो अपना वहां जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन आप इसका जो है ना मंतकी अंजाम तक आप नहीं पहुंचा सकते। मंतकी अंजाम जो है ना वो आप लोगों ने पहुंचाना है। और वो कैसे पहुंचा सकेंगे? आपको यानी जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उसे एक तरफ रखकर कौम के लिए सोचना होगा। बाकायदा जिस प्रोग्राम अपना मोबाइल पे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड आप ये हमारी आपस में सारी गुफ्तगू हो रही है, उसी के साथ बैठे कई दोस्त जो हैं वो एक वक्त में बाकायदा एक तोहफा लेके आए हैं, तोहफा देने के हवाले से। और ये भी आप कह सकते हैं कि शायद इसमें मुल्क की कोई बेहतरी हो। और वो लोग जो हैं जो स्टेक होल्डर हैं, फैसला अब स्टेक होल्डर के हाथ में, याद रखिएगा। उन्होंने अगर यहाँ कोई आ गया, फर्ज करें कोई न्यूट्रल न्यूट्रल ना रहा, तो पलड़ा तो उस तरफ चला जाएगा। अभी तो यही कहा रहा है कि न्यूट्रल नहीं है, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो ये बहुत कुछ क्लैरिटी आ सकती है। इमरान खान साहब अगर मेरिट पे देखें तो वो उनको हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सारा मामला भी चलता रहे और उम्मीदवार भी रहे, तो आप उम्मीदवार भी रहेंगे और सारा मामला भी चलता रहेगा। वजीर आजम आप ही की पार्टी से होगा, लेकिन ऐसा होगा कि किसी को समझ ना आए कि क्या हुआ। अजहर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ये बताएगा जो पीटीआई का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें किस किस्म का फैसला मुतवक्के है? अच्छा, ये अच्छा बड़ा सवाल आपने उठाया है, बहुत जबरदस्त है। ये मनी लॉन्ड्रिंग तो ऐसे कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो आपके सामने है। अगर नवाज शहबाज शरीफ का देखा जाए, 12 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ से पैसा रूट हुआ और नुसरत शहबाज के अकाउंट में आया। वो अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके ना इनकम टैक्स रिटर्न में और किसी जगह। अल्टीमेटली क्या फैसला किया गया उसका, ये इसको फॉरेन फंडिंग के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग में आपको आर्टिकल 17 की तरफ जाना पड़ेगा रेस्क्यू करने के लिए। आर्टिकल 17 कहता है कि कोई ऐसी जमात जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ, ये पैसा जो है ना फर्ज करें आया भी है तो ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए मैं तो आर्टिकल 17 भी बड़ा मुश्किल से इतलाक होता देख रहा हूँ। लेकिन ये अब मामला आना है तो वहां बैठ के पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि दायरा इख्तियार है। अगर आप एस्टेब्लिश ही ना कर पाए, दायरा इख्तियार नहीं है, तो आपकी जो मेहनत है जितनी भी वो रायगा जाएगी। लेकिन साथ साथ ये लोग अवाम को भी अंदाजा हो जाएगा कि टेक्निकल इश्यूज है, आइन सुप्रीम है, हमें उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है जिससे हम आम आदमी को समझ जाए। और सवाल थोड़ी सी अरसे के लिए जरा
मिसाल के तौर पर आप आ गए यहाँ पर, आपने ये इजलास बुला लिया, इजलास बुला के आप मीटिंग में फंस गए, तो आप टाइम ना पहुंच सके, आप प्रोग्राम तो चलना ही चलना है, तो वो वन वे और दी अदर किसी ना किसी तरीके से वो प्रोग्राम लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने उनके साथ एक अपने तौर पर बड़ा छोटा सा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो मैं हो सकता है शेयर करूंगा आप लोगों तक। ये मामला जो अब मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ, और उस्मान बुजदार को भी वजारत आला के हवाले से, और मैं उनके लॉन में बैठा उसको उनको देख रहा हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं वो इसी तरह आएंगे। ये चौधरी शुजात का आपस में लड़ाई मार कुटाई वाला मामला रहेगा, लेकिन चौधरी परवेज लाई मौजूदा हालात में पार्टी को डोमिनेट कर चुके हैं, और वो हो सकता है आने वाले इलेक्शन में इन्हीं में से किसी बंदे को आगे लेके जाए। बट मैं तो यही कहूंगा, हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी नेशन। आखिर में सवाल ये करूंगी अज़र साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का एक बड़ा ही गंभीर मामला है, और अवाम तक जो है वो कि जी ब्रीफिंग कुछ और थी, फिर रिकॉर्डिंग जो थी वो जारी करनी पड़ी। मेरे ख्याल से तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा पाकिस्तानी अदलिया की तारीख, पाकिस्तानी सियासत की तारीख में, कि अदलिया को जो थी वो रिकॉर्डिंग जारी करनी भी पड़ी। दे हैड टू मेक इट पब्लिक। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला है, इसकी पेचीदगी को देखते हुए आपका क्या तज्जिया है? ये कहाँ तक मामला आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये जो मामला है ना, आपने बहुत बहुत ही डेलिकेट चीज जो पूछी है ना, कि ये इसका हल क्या है। एम आई राइट? आप यही समझना चाह रहे हो ना जी कि इसका हल क्या है? जी जी। देखिए, इसका हल एक तो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर, स्टेट्समैन सारे बैठे हैं, इस मुल्क को इस इकोनॉमिक जगलरी से कैसे निकालना है। डिजास्टर है, डॉलर पकड़ा नहीं गया। जब ऑपरेशन रजीम चेंज का 8 मार्च को था, 178 रुपए का डॉलर था, आज हम 142 रुपए, 140 के ऊपर जा चुके हैं। और पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है, रोजमर्रा अशिया में हर हर चीज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ तो शायद आम हालात में भी ऐसे बुरे हालात ना होते जो इस वक्त इनके चल रहे हैं। अब सवाल है कि आगे नवाजना है, आगे लेकर चलना है, तो आपको वर्क फोर्स भी चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया भी चाहिए। अभी तो मैं तो नहीं मुतमिन हो पाया कि जिस तरह की आईनी दरखास्त दायर की, और उन्हें चैलेंज भी नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए चैलेंज नहीं करनी चाहिए थी कि पार्लियामानी रवायात को बरकरार रखें। सिंगल जज का फैसला और डिवीजन बेंच का, जनाब जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब का, अगर वो देख लें तो ये पैरामीटर ऑलरेडी तय कर दिए। आप उस पैरामीटर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। मुझे तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। आपको जबरदस्ती गुंजाइश निकाल के किसी जगह जाना चाहते हैं तो वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये मिसाल के तौर पर अपना प्रिंस ने जो कहा है, बंदा वो भी हट जाएगा, दूसरा भी हट जाएगा, सारा सऊदिया कि वो चीजें जो है ना, अपना कुछ साइड ट्रैक पे चले जाएं। अल्टीमेटली यही नजर आ रहा है कि मैं आपके सब प्रोग्राम में इसलिए बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड पे रहे। मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ जो है इतनी आसानी से निकल जाएगा, वो लड़ेगा। और टाइम कितना लगता है, मेरी इतला तो शुरू में यही थी, वर्किंग थी 15 अगस्त तक असेंबलियां बहा अपना जो है ना ये तोड़ देंगे, और अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन अक्टूबर या नवंबर में बड़ी एक अहम तैनाती है, तो लग यही रहा है कि ये मार्च 2023 तक ना चला जाए। इस वक्त वफाकी हुकूमत बहुत मजबूत है। आपसे अब जान के मान पाऊं तो एक सवाल सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि हमने सुना है जो आर्मी की तरफ से भी, डीजीआईएसपी की तरफ से भी बार बार ये यकीन दहानी हुई है कि मार्शल लॉ की कोई सूरत हाल नहीं हो सकती है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी अवाम में जो रूमर्स हैं, अफवाहें बड़ी जल्दी गर्दिश करती हैं। कुछ मार्शल लॉ के हवाले से भी कुछ अफवाहें हैं, इस पर अगर आप ब्रीफली कुछ कमेंट करना चाहें कि क्या कोई आपको लगता है अब उस तरफ जो है वो। मार्शल फायदा मार्शल लॉ के तो हालात नहीं है, चूंकि जजमेंट आ चुकी है, आर्टिकल 6 अमेंड हो चुका हुआ है। और उन जजमेंट्स के बाद मुझे तो रूम नजर नहीं आता है। इमरजेंसी जरूर लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है था दूसरी, और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है ना पाकिस्तानी फौज के मुख्तलिफ इदारों का हो सकता है। लेकिन अभी डायरेक्ट जो है ना मार्शल लॉ मुझे नजर नहीं आता है। ये इसी तरह आदत सी हो गई है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की, आज किसी पे लगा रहे हैं, दूसरे पे लगा रहे हैं, और कल सारे ये इकट्ठे बैठे होते हैं, ये सारे इकट्ठे बैठ के फैसला कर रहे होते हैं। मैं कई जगह मिला हूँ इन सब लोगों को इकट्ठे बैठे। सवाल ये है कि जो कौम के लिए सोच रहा है उसका फैसला करना है। अभी अभी तो मेरे सामने ऐसा कोई नजर नहीं आया। अगर कौम के लिए सोचने की बात करेंगे तो हक और सच की बात होगी, और उसके दूरस नताइज भी बरामद होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका अजीज सिद्दीक साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और उससे ज्यादा जो आपकी वैल्यूएबल इंसाइट है। आई एम श्योर जो आर्टिकल्स का आपने जिक्र किया है, हम दिखाए भी हैं अपनी ऑडियंस को, वो अपना ओपिनियन जो है बेहतर फॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है एक वेल एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड नेशन के लिए बड़ा जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जितनी भी सियासी पेचीदगियां उनको समझने के लिए और अपनी आरा कायम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आइन को, जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आने वाले दिनों में फिर आपसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आज़िज़ साहब। स्टे फोकस्ड नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।